बिजली पे तो श्री केजरीवाल जी से पहले मैंने वादा किया है। मैंने लोगों से कहा कि मैंने पहले भी आपको स्वस्थ, अच्छी और सस्ती बिजली दी। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल चरमरा गई हैं, बर्बाद हो गई हैं। लेकिन मैं पार्टी के आदेश और स्थानीय लोगों के समर्थन पाए बिना, उनके आग्रह के बिना कहीं से भी चुनाव नहीं लड़ूंगा, चुनाव लड़वाऊंगा। देखिए, भाजपा में हमसे ज्यादा गुटबाजी, यदि गुटबाजी नहीं है तो वे 3 मुख्यमंत्री क्यों बदल दिए 5 साल में? पुष्कर सिंह धामी हमारे चीफ मिनिस्टर पर ये आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया, तो इसमें उनकी प्रतिक्रिया आई कि कांग्रेस के पास मुद्दा नहीं है, इसलिए ये सारी बातें सामने आ रही हैं। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, हमारे पास मुद्दा है या नहीं है, इसको वो हमारे लिए छोड़ गए और जनता के लिए छोड़ गए। लेकिन सर, अब तो उत्तराखंड बेरोजगार हो चुका है, तो ऐसे में कांग्रेस सरकार कैसे रोजगार देगी यहाँ पर? हम सत्ता में आएंगे तो सारे रिक्त पड़े हुए पदों को भरेंगे। तो फिर कांग्रेस इस बार कितनी सीटें लगभग लेकर आ रही है आपके अंदाज से? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य, जिसे आप देवभूमि के नाम से भी जानते हैं, लेकिन बड़ा ही दिलचस्प सफर रहा है इसका। अब तक छोटा सा राज्य इसलिए क्योंकि आबादी के लिहाज से सिर्फ 1 करोड़ 17 लाख के आसपास की आबादी, उम्र सिर्फ 21 साल, मगर कई मामलों में इसने अपनी अलग छवि बनाई है और विकास की राह पर यह कितना अग्रसर है, इससे आप और हम दोनों ही अच्छी तरह परिचित हैं। मगर इस छोटे राज्य में भी मुद्दे हजार हैं, चाहे वो सियासी मुद्दे हों या फिर जनता के मुद्दे। उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में अब लगभग 1 ही महीना बचा है। ऐसे में क्या इस बार इतिहास फिर दोहराया जाएगा? क्या भाजपा को मात देकर कांग्रेस फिर सत्ता में विराजेगी, या फिर आम आदमी पार्टी चुनाव में तीसरे विकल्प बनाकर सत्ता में आएगी? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी। मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी आपका न्यूज़ 31 उत्तराखंड में। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। सर, 2022 के चुनाव का बिगुल बज चुका है, 14 तारीख को मतदान होना है, तो सबसे पहले इस पर क्या कहेंगे आप? हम 14 तारीख के लिए तैयार हैं जी, उसका स्वागत करते हैं। हेलो जी सर, आवाज आ रही है? हेलो, कट गया, डिस्कनेक्ट हो गया। सर, हम सुन पा रहे हैं आपको। जी, मैंने कहा हम 14 फरवरी के लिए बिल्कुल पूरी तरीके से मानसिक रूप से तैयार हैं और बड़ा प्रसन्नता का भाव है जी कि एक वैलेंटाइन डे, प्रेम का दिन चुना है और हमारी भगवान बद्री केदार से प्रार्थना है कि उत्तराखंड की जनता हमसे प्यार करे, कांग्रेस से प्यार करे, हमको आशीर्वाद। जी सर, वही बात करें अगर भाजपा की 60 पार सीट लाने वाली बात पर, तो इससे कितना सहमत हैं आप? देखिए, ये भाजपा का घमंड है जी, जो कहते हैं कि अब के होंगे 60 के पार। लोकतंत्र में दाता जो है जनता जनार्दन है, तो आप जनता जनार्दन को ग्रांटेड नहीं ले सकते इतना दे रहे हैं। तो जिस तरीके से भाजपा दम भरती है, उसे तो कभी कभी लगता है कि क्या ईवीएम वाला मामला जो है सही तो नहीं है, क्योंकि ऐसा दावा तो वही भर सकता है, संख्या तो वही बता सकता है जिसने सारी चीज मैनेज की हो, बिल्कुल मैनिपुलेटेड तरीके से की हो। बिल्कुल। हाँ, मगर जनता जो परेशान है आज महंगाई से, जनता जो आज परेशान है इस सरकार के कार्यों से कि इन्होंने विकास नहीं किया, बेरोजगारी अलग बढ़ गई, भ्रष्टाचार अलग चरम पर है। तो वो जनता, जब भाजपा के लोग कहते हैं आपके होंगे 60 पार, तो जनता मुस्करा करके कहती है रुको, हम करेंगे तुमको तड़ी पार। सर, तो जिस तरह से मैंने अपने इंट्रो में भी कहा कि एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस, तो क्या लगता है आपको कि इस बार भी कांग्रेस पूरी तरह से सत्ता में आ जाएगी? कांग्रेस बहुत अच्छे बहुमत के साथ सत्ता में आएगी जी। लोगों का समय परिवर्तन के लिए वोट कर रहे हैं। तो सर, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच आ रहे हैं इस बार 2022 के चुनाव? मुद्दा महंगाई एक सार्वभौम मुद्दा है, सारे देश के अंदर ग्रस्त है। गैस सिलेंडर एक बार तो 1000 पार कर गया, खाने का तेल इस समय 200 पार कर गया है, दालों के दाम आसमान में है, हर आम आदमी की जरूरत चीजें
महंगी हो गई हैं। अब तो कुछ दिनों के बाद जूते चप्पल आदि भी महंगे हो जाएंगे। और वो तो यदि कांग्रेस ने हल्ला नहीं बताया होता तो ये तो कपड़ों में भी जो सामान्य आदमी के उपयोग की चीजें थी उन पर भी, रेडीमेड कपड़ों पर भी जीएसटी लगाने जा रहे थे 18%। तो ये देखिए, ये अव्यावहारिक सरकार है, महंगाई चरम पर है। और दूसरी तरफ विकास नहीं होने से, विकास ठहर जाने से बेरोजगारी बढ़ी है। जब काम ही नहीं होगा तो रोजगार कहाँ से सृजित होंगे? आज उत्तराखंड के अंदर देश में सर्वाधिक बेरोजगारी है। जो बेरोजगारी का प्रतिशत है वो सारे देश में सर्वाधिक है उत्तराखंड के अंदर। भ्रष्टाचार शिष्टाचार बन चुका है। इस समय इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस का उल्लंघन करके अब भी जो है ट्रांसफर पोस्टिंग हो रही है, बैकडोर से सब काम हो रहे हैं जी। सचिवालय में सड़ाद आ रही है भ्रष्टाचार की जो है। तो ये मामला जो है भ्रष्टाचार का है इनका। भ्रष्टाचार को इन्होंने शिष्टाचार बना दिया। सारी सरकार खनन करने में लगी हुई है। सारी नदियां, नाले, गाड़, गधेरे सब खोद डाले हैं इन्होंने। एक आम बात प्रचलित है पूरे देहरादून उत्तराखंड में कि 5% पर नहीं, 5 रुपया पर क्विंटल ऊपर जाता है। अब ऊपर कहाँ जाता है ये भाजपा के लोग ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। जो जो ऊपर भेजते हैं, ऊपर कौन है ये हमको तो मालूम नहीं। भगवान के पास तो जाता नहीं है, तो कहीं जाता होगा तो किसी मनुष्य के पास जाता होगा। उस मनुष्य का नाम जी सर। ये बताएं, कोरोना काल के अंदर जिस प्रकार से इन्होंने लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया, फिर कुंभ के समय में उतना बड़ा टेस्टिंग घोटाला हो गया जी सर। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल चरमरा गई हैं, बर्बाद हो गई हैं जी। बिल्कुल सर। सर एक सबसे बड़ा सवाल, डेवलपमेंट शून्यता है जी सर। एक सवाल मैं पूछना चाहती हूँ कि ये सारे मुद्दे चुनाव में हेलो सर कांग्रेस के पास होंगे और इनफैक्ट जनता के पास। सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि हरीश रावत इस बार कहां से चुनाव लड़ने वाले हैं? हमारी बहनें जहां से कह देंगी, जहां से आपका आशीर्वाद होगा वहां से चुनाव लड़ूंगा। अभी तो पार्टी ने कुछ आदेश दिया नहीं, पार्टी क्या आदेश देती है, आदेश की भी प्रतीक्षा कर रहा हूं। सर ऐसी खबर भी सामने आ रही थी कि डीडी हाट से आप चुनाव लड़ सकते हैं, तो कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए, वहां से भी कांग्रेस के पास बहुत अच्छे उम्मीदवार हैं जी। है? तो मैं किसी का हक मार करके नहीं लड़ूंगा जी। और यदि कांग्रेस के लोग कहीं कहेंगे तो पार्टी विचार करेगी और पार्टी का आदेश होगा तो लड़ लूंगा। लेकिन मैं पार्टी के आदेश और स्थानीय लोगों के समर्थन पाए बिना, उनके आग्रह के बिना कहीं से भी चुनाव नहीं लड़ूंगा। चुनाव लड़वाऊंगा। जिंदगी में बहुत चुनाव लड़ी है, एक बार लड़ाने का शौक भी पूरा करते हैं। और मैंने 2002 में भी लड़ाया था, 2007, 12 तब में मैंने लड़ाया था। तो इस बार क्यों छोड़ दूं? इस बार भी लड़ाएंगे पार्टी को। जी सर। सर आपने पुष्कर सिंह धामी हमारे चीफ मिनिस्टर पर ये आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया, तो इसमें उनकी प्रतिक्रिया आई कि कांग्रेस के पास मुद्दा नहीं है इसलिए ये सारी बातें सामने आ रही हैं। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, हमारे पास मुद्दा है या नहीं है इसको वो हमारे लिए छोड़ दे और जनता के लिए छोड़ दे जी। वो तो इस बात का उत्तर दे कि क्या बैकडोर से ट्रांसफर पोस्टिंग हो रही नहीं हो रही? यदि नहीं हो रही है तो फिर इतवार के दिन ऑफिस क्यों खुलवाएंगे? और जिन विभागों के अंदर कहा जा रहा है कि यहाँ ट्रांसफर पोस्टिंग हुई है आचार संहिता लागू होने के बाद, उन्हीं विभागों के अधिकारी क्यों थे? और वो भी वो अधिकारी हैं जिनको इस सरकार ने उपकृत किया है। तो उपकृत अधिकारियों से वसूली की जा रही है। और अभी मेरे पास एक लिस्ट आई है 17 DFOs की, जिनसे कहा जा रहा है कि इतने करोड़ रुपया दो और तुमको जहाँ पोस्टिंग कहते हो वो दे देंगे। बार्गेनिंग हो रही है। लोग कह रहे हैं इसी तरीके से रेवेन्यू में बार्गेनिंग हो रही है। तो ये मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा इलेक्शन कमीशन से कि इनके कंप्यूटर आदि सीज कर दें, जहाँ से पता चल जाएगा इनिशिएट किस डेट को हुई है ट्रांसफर। और यदि कंप्यूटर बता देता है, वो झूठ नहीं बोलेगा, कंप्यूटर बता देगा।
सर, जिस तरह से आपने कहा कि कांग्रेस महंगाई का मुद्दा लेकर इस बार चुनाव में उतरेगी, तो मैं जानना चाहती हूँ, एक तरफ आप बात करते हैं उत्तराखंडियत की, तो आप पलायन को रोकने के लिए या फिर अपनी उत्तराखंड की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए क्या कुछ प्लान आपने तैयार किया है? कांग्रेस सरकार इस पर कैसे काम करेगी, जिस तरह से बेरोजगारी है? जल्दी इस पर अपने घोषणा पत्र में कहेंगे, और वैसे भी मैंने बहुत सारी बातें कही हैं। और 2014, 15, 16 में हमारी सरकार का एजेंडा ही पलायन रोकना था। एक महत्वपूर्ण पलायन रोकने की योजना पर हमने काम किया, जिसमें हमने स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन देने की नीति बनाई, बोनस आदि दे करके, खरीद मूल्य के जरिए। और हमने साथ साथ उनकी खपत बढ़ाने के लिए स्थानीय स्तर पर भी उपाय किए, इंदिरा कैंटीन जैसे, और या विभिन्न विभागों में उनकी खपत बढ़ाई। और जो सरकार द्वारा पुष्टाहार दिया जाता है उसमें उसको सम्मिलित किया। मगर उसके अलग हट करके भी हमने एक प्रचारात्मक कैंपेन चला करके आज मडुआ जो है मोस्ट साउट फॉर आटा है, मडुए का आटा जो है, बिल्कुल सर, जुंगरे का चावल जिसकी खीर राष्ट्रपति भवन में परोसी जा रही है, वो 120 रुपए किलो बिक रहा है। सबसे महंगे बासमती से भी महंगा चावल है। कौड़ी से इडली बन रही है। तो आज जो उत्तराखंड के परंपरागत उपज हैं उनकी बड़ी मांग है। तो ये सब है। हमने जल जंगल और प्रकृति और संस्कृति का एक समागम करके अपने साहसिक पर्यटन, इको टूरिज्म और कल्चरल टूरिज्म, इन सबको इंटीग्रेट किया और एक इंटीग्रेटेड टूरिज्म डेवलपमेंट की योजना पर काम किया, जिसके जरिए उत्तराखंड के लोगों की रोजी रोटी में वृद्धि हो सके। बल्कि इनमें से कुछ कामों को वर्तमान सरकार ने छोड़ दिया है, उनको गड्डी कर दिया है। तो ये सब पलायन को एड्रेस करने के, अब भी हम पलायन को एड्रेस करने के लिए एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव मैनिफेस्टो लेकर के आ रहे हैं कि किस तरीके से हम जो दूर दराज के क्षेत्र है उनके पलायन को रोक करके वही लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करें। जी सर, मैं जानना चाहती हूँ कि कांग्रेस अपने प्रत्याशियों के चेहरे कब तक साफ करेगी? मेरा अंदाज है कि हम अभी अगले एक हफ्ते के अंदर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दें। जी सर, जिस तरह से आपने देखा कि आम आदमी पार्टी विकल्प के रूप में इस बार चुनाव में अपने पैर पसार रही है और शामिल हो रही है, तो उसमें केजरीवाल जी ने जो वादे और दावे किए हैं वो कहीं ना कहीं जनता से जुड़े लगते हैं। जैसे आप बिजली को ले लीजिए या फिर फ्री बिजली ले लीजिए। जी, बिजली पे तो श्री केजरीवाल जी से पहले मैंने वादा किया है। मैंने लोगों से कहा कि मैंने पहले भी आपको स्वस्थ, अच्छी और सस्ती बिजली दी, और आगे आप हमारी सरकार लाइए, आते ही 100 यूनिट और दूसरे साल में 200 यूनिट आपको फ्री बिजली देंगे। और हमने उसे आगे बढ़ करके गैस सब्सिडी देने की बात भी कही है। सर, मेरा सवाल ये है कि आप आम आदमी पार्टी को कहां पर देख रहे हैं? जी, आप आम आदमी पार्टी को कहां पर देख रहे हैं इस पूरे चुनावी माहौल में? उनको अभी उत्तराखंड के गाढ़ गधेरे, प्रकृति, यहाँ की बनावट, यहाँ के भूगोल, सब चीजों को समझना पड़ेगा। जी, आप टहलते आकर के इतने संघर्षशील और इतने चुनौतीपूर्ण राज्य के अंदर सरकार बनाने के दावे के साथ या लोगों का समर्थन पाने के दावे के साथ नहीं खड़े हो सकते हैं, नहीं लड़ सकते। जी, अभी तो उनको उत्तराखंड को समझना है बेसिक तौर। जी, तो सर उत्तराखंड वासी ऐसी गलती नहीं करेंगे कि जो समझा ही नहीं है उसके हाथ में उत्तराखंड की बागडोर सौंप दें, क्या उसको इतने सीटें दे दें कि वो उनको, हाँ ये है, यदि 5-7 साल काम करेंगे, उत्साहपूर्वक जनता से जुड़ेंगे, उसका फायदा कालांतर में उनको मिल सकता है। जी सर, तो फिर कांग्रेस इस बार कितनी सीटें लगभग लेकर आ रही है आपके अंदाज से, अगर मैं जानना चाहूं? देखिए, हम घमंड से काम नहीं लेते, हम तो केवल जनता रूपी दाता से, लोकतंत्र के भगवान है जनता, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि इतनी सीटें दे देना कि केंद्र में जो सरकार है वो 2016 की तरीके से फिर शरारत करके हमारी सरकार को अस्थिर न कर सके, दल बदल न कर।
तो इतनी सीटें दे देना ताकि हम पुख्ता तरीके से मजबूती के साथ आगे सरकार चला। जी सर, तो जिस तरह से आपने कहा कि महंगाई के मुद्दों को लेकर, साथ ही पलायन को लेकर, आप इस बार रोजगार को लेकर इस बार आप जनता के बीच उतरेंगे और अगर आपकी सरकार बनती है तो इन सभी चीजों पर काम होगा। सर, वादे तो सभी करते हैं, ऐसा कैसे मान ले जनता कि हाँ कांग्रेस की सरकार अगर बनती है तो ये मुमकिन है? ये आपका बड़ा माकूल सवाल है। जैसे बिजली है, मेरे कार्यभार ग्रहण करते वक्त 14 घंटा बिजली मिलती थी और वो भी बड़ी इलेक्ट्रिक बिजली थी। तो मैंने स्थिरता लाया बिजली के सिस्टम में, कॉरपोरेशन को लाभ की स्थिति में लेकर के आया और लोगों को देश में सबसे सस्ती बिजली दी, कॉमर्शियल भी और डोमेस्टिक भी, और साथ साथ सब एरिया में स्वस्थ बिजली पहुंचाने के लिए पूरे विद्युत डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को रिवैम्प करने का काम किया। हमने 24 घंटा लगातार बिजली मिले इसको सुनिश्चित किया। तो अब हम ऐसी हालत में हैं कि यहाँ से एक बड़ी लॉन्चिंग कर सके। 100 यूनिट पहले साल में और 200 यूनिट दूसरे साल में सस्ती बिजली देने की बात कर सके। आपके साथ दिक्कत यह है, उन्होंने 300 यूनिट तो कह दिया। अरे दिल्ली में 7.5 साल से सत्ता में हो, दिल्ली में तुम 200 यूनिट दे रहे हो, उत्तराखंड में कैसे 300 यूनिट दे दोगे? जबकि ये तो बड़ी छोटे बजट वाला राज्य है, दिल्ली के मुकाबले 1/10वां हिस्सा नहीं है यहाँ का बजट। तो ये इसी तरीके से बेरोजगारी में आपने बहुत माकूल सवाल उठाया। जब मैं 3 साल मुख्यमंत्री था, मैंने 32,000 लोगों को सरकारी नौकरी लगाया, 32,000। मेरे कार्यकाल में जो बेरोजगारी की वार्षिक वृद्धि दर थी वो 1.5% थी, जो हिंदुस्तान में लोएस्ट थी। लेकिन सर अब तो उत्तराखंड बेरोजगार हो चुका है, तो ऐसे में कांग्रेस सरकार कैसे रोजगार देगी यहाँ पर? हम सत्ता में आएंगे तो सारे रिक्त पड़े हुए पदों को भरेंगे। हम एक रोजगार मूलक राज्य के रूप में अपने नीतियों को क्रियान्वित करने का काम करेंगे। हम स्थानीय उत्पादों, स्थानीय प्रकृति, स्थानीय संस्कृति, सब चीजों का स्थानीय व्यंजनों आदि का समावेश करके हम रोजगार के, स्वरोजगार के साधन ढूंढेंगे और हम महिला सशक्तिकरण के लिए कई ऐसे कदम उठाएंगे कि जो काम अभी तक फैक्ट्रियों आदि में होते हैं, अब हम महिला स्वयं सहायता समूह आदि को देंगे। उसे महिला सशक्तिकरण को नई ऊंचाइयां प्रदान करने का काम करेंगे। तो हमारे पास एक पूरी कार्य योजना है कैसे काम करना है। फिर से हम मडुआ, झुमरा, कौनी आदि जो मोटी फसलें हैं उनके उत्पादकों को बोनस देने का काम करेंगे। दुग्ध बोनस से लेकर के वृक्ष बोनस, जल बोनस, ये सारी बोनस की स्कीमों को ला करके हम स्थानीय खेती को, उत्पादों को प्रोत्साहित करने का काम करेंगे। तो हमारे पास एक कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम है जिसके तहत हम रोजगार सृजन को बहुत बढ़ावा दे सकते हैं। तो रोजगार में हमारा ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। उसके अलावा हमने जन कल्याण में, जिस समय मैं मुख्यमंत्री बना था, 1,14,000 हमारे समाज कल्याण की पेंशनें थी, 200 या 400 रुपया मिलता था। तो मैंने राशि को बढ़ा करके, के लिए कांग्रेस सरकार क्या करेगी? युवाओं को कैसे वो रोजगार देगी? मैं आ रहा हूँ। हमने 200 रुपया या 400 रुपया पेंशन मिलती थी, विधवा, विकलांग, वृद्धावस्था पेंशन। हमने उसको बढ़ा करके 1,000 किया सबके लिए, और 3 प्रकार की पेंशनों को बढ़ा करके हमने 18 प्रकार की पेंशनें शुरू की। अब हम फिर से 3 नई पेंशनें शुरू करेंगे। एक तो हम कुड़ी बाड़ी पेंशन शुरू करेंगे, जिससे दूर दराज के गांव में रहने वालों को प्रोत्साहन मिल सके, उनके लिए एक अतिरिक्त सहारा हो सके जो पेंशन उनको मिले, ताकि गांव घर खुले रहें और वहां वो खेती बाड़ी करते रहें। दूसरा, हम जो हमारे निर्माण कर्मी हैं, सड़कों में काम करते हैं, पुलों आदि में काम करते हैं, उनके लिए पेंशन की योजना प्रारंभ करेंगे। हमारी मंगल गीत गाने वाली महिलाएं गांव-गांव में हैं, हम उनके समूह बना करके उनको पेंशन योजना के तहत लाएंगे। तो हमने 3 नई पेंशनें, हम 21 पेंशनें देंगे। आप अंदाज लगाइए, जब मैं मुख्यमंत्री बना था तो उस समय 1,14,000 से ये संख्या हमने बढ़ा करके 7,25,000 पहुंचाई। तो हमने करके दिखाया है, आगे भी करेंगे, ये लोग विश्वास करते हैं। जी सर, जिस तरह से कांग्रेस से गुटबाजियां अक्सर सामने आती रहती हैं, तो आपको क्या लगता है कि ऐसे माहौल में जनता आपको पसंद करेगी या फिर कांग्रेस को मौका देगी?
देखिए, भाजपा में हमसे ज्यादा गुटबाजी, यदि गुटबाजी नहीं है तो फिर 3 मुख्यमंत्री क्यों बदल दिए 5 साल में? सर वो तो रही भाजपा की बात, मैं आपसे जानना चाहती हूँ नहीं, क्योंकि मैं कांग्रेस। एक बात कह रहा हूँ, हाँ। हम डेमोक्रेटिक पार्टी हैं, लोकतांत्रिक पार्टी हैं, हमारे में योग्य लोग हैं, उनके अपने विचार हैं, और जरूरी नहीं कि सब मेरे विचार से सहमत हों। यदि कोई मेरे विचार से सहमत नहीं है, उसको वो बगावती थोड़ी हो गया। पार्टी के अंदर बात उठाना सबका अधिकार है, और मैं उस अधिकार का स्वागत करता हूं, उसको नमन करता हूं। मैं उसको मतभेद नहीं मानता, उसको पार्टी के अंदर एक स्वस्थ बहस के रूप में लेता हूं, जो पार्टी के लिए और समाज के लिए आवश्यक है। जी, तो सर इस बार आप कहना चाहते हैं कि कांग्रेस पूरी बहुमत से इस बार उत्तराखंड में राज करेगी, ये आप मानते हैं? हाँ, लोग इस समय परिवर्तन चाहते हैं, और लोगों का अनुभव हमारी सरकार के साथ बहुत अच्छा रहा है। लोग एक बार फिर से हमारे हाथ में बागडोर देना चाहते हैं और कांग्रेस को वोट करना चाहते हैं। जी, तो सर मेरा आखिरी सवाल कि कांग्रेस कितनी सीटें इस बार ले आएगी, आपको क्या लगता है? देखिए, यदि मैं संख्या बताऊंगा तो घमंड कहलाएगा। हाँ, और मैं घमंडी होने का टैग अपने पर नहीं लगा। फिर भी सर क्या लगता है आपको कि एक अनुमान के तौर पर बता दीजिए। परिवर्तन की बयार चल रही है, उससे मुझे पूरा विश्वास है, यदि मेरा अध्ययन गलत नहीं है तो हम 50 से ऊपर ही सीटें ला सकते। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खास बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।